अब हम सबसे पहले जानते हैं नेगेटिव ग्रेन्स के बारे में कि नेगेटिव ग्रेन्स कौन से हैं। देखिए, वीट और पैडी राइस, गेहूं और ये पैडी राइस चावल, ये दोनों जो है बिल्कुल नेगेटिव ग्रेन्स है। लोग ग्रेन्स बोलते हैं, हम लोग हर कोई खाते हैं। दो सबसे पॉपुलर अनाज इंडिया में खाया जाता है, एक है गेहूं जिससे आटा बनता है, रोटी बनती है, मैदा बनता है, और हो गया चावल। पर ये दोनों सबसे बढ़िया वाले अनाज नहीं है। आज से 10,000 साल पहले गेहूं जो है वो सिर्फ एक वाइल्ड ग्रास थी। बहुत समय से इस तरह की वीडियोस प्रचलन में हैं, जिस पर बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या गेहूं चावल सच में ऐसे अनाज हैं जिन्हें हमें नहीं खाना चाहिए और हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए, या इसके बारे में कुछ और चीज़ें भी देखनी चाहिए, कुछ और पहलुओं से भी सोचना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिल्पा पांडे और हम आज इसी बात पर विचार करेंगे कि अनाजों के बारे में आयुर्वेद का क्या कथन है और मॉडर्न साइंस इसके बारे में क्या कहता है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि अगर गेहूँ 10,000 साल पहले भी आया है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये भी लगभग 8,000 साल पहले ही हुआ था। अगर सिविलाइजेशन 8,000 साल पहले हुआ है तो गेहूँ और अनाजों के बारे में जानकारी हमें अगर 10,000 साल पहले भी हुई थी तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। दूसरी बात, आयुर्वेद में भी गेहूँ को अनाजों की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है और गेहूं के बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। उसकी तासीर कैसी होती है, वो पचता कैसे है और किसे नहीं खाना चाहिए, किन्हें नहीं खाना चाहिए, कौन सी किस्म की गेहूं जो है वो सबसे अच्छी होती है। जैसे कि गोमुखी गेहूं की बालियां, यानी कि जो लंबा होता है और पतला होता है, उस गेहूं को सबसे ज़्यादा अच्छा बताया गया है क्वालिटी के हिसाब से। और इसके अलावा गेहूं के गुणों को भी बताया गया है। गेहूं को अस्थि संयोजक कहा गया है, संधि संयोजक कहा गया है, यानी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने वाला। गेहूं के बारे में ये भी बताया गया है कि गेहूं बलदायक होता है, जीवनदायक होता है। बलदायक जीवनदायक कहने का मतलब यही है कि ये एनर्जी और कैलोरीज देता है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि मॉडर्न साइंस गेहूं के बारे में क्या कह रहा है। इस इमेज का भी सोर्स USDA है और उन्होंने बताया है कि गेहूं के आटा न्यूट्रिशन का भंडार है। 100 ग्राम गेहूं के आटे में, यानी जो लगभग 4 रोटी के बराबर होता है, विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस भी अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए इसे आयुर्वेद में भी अस्थि संयोजक कहा गया है। तो मॉडर्न साइंस के हिसाब से तो गेहूं फुल ऑफ न्यूट्रिशन वाला अनाज है। तो अब आप फिर से कन्फ्यूजन फील कर रहे होंगे कि अगर गेहूं में इतना न्यूट्रिशन है, इतने विटामिन हैं, तो फिर क्यों गेहूं आजकल कई बीमारियों की जड़ बनता जा रहा है। असल में गलती गेहूं के आटे की नहीं है, हमारी गलती है, हमारे खाने के तरीके में गलती है। पहले हमेशा गेहूं ज़्यादा मात्रा में घर में लाया जाता था, उसे धोया जाता था और फिर सुखाया जाता था और फिर उसे स्टोर कर लिया जाता था एक कंटेनर में जिसमें वो सुरक्षित रहे, और जब जितनी ज़रूरत होती थी 2 किलो 3 किलो आटा पिसवा लिया जाता था। अब वो ट्रेंड ख़त्म हो चुका है। अब हम पैकेट वाला आटा, कई दिनों पुराना पिसा हुआ आटा यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप अपने तरीके को बदल कर देखें, यानी कि गेहूँ तो पुराना हो लेकिन गेहूँ का आटा ताज़ा पिसा हुआ हो, ज़्यादा पुराना ना हो, तब फिर देखिए आपको चेंजेस ज़रूर फील होंगे। जब गेहूं और चावल पुराने होते जाते हैं तब इनकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल बदल जाती है। इनमें कुछ ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होते हैं जो इनमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स बनाने लगते हैं। इसके अलावा कुछ सर्टेन कंपाउंड्स होते हैं जो गेहूं और चावल में हाई लेवल पे होते हैं और इन्हें पचाने के लिए बॉडी को ज़्यादा एंजाइम बनाने की ज़रूरत पड़ती है। इसी की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है। ये कंपाउंड्स भी अगर गेहूं और चावल में एजिंग हो चुकी है तो ये कंपाउंड्स भी डाइजेस्ट हो जाते हैं। अब बचता है ग्लूटेन, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन है जो शरीर में ताकत देता है और मसल्स को और टिश्यूज़ को उसी तरह से इनबिल्ट करता है जैसे कि प्रोटीन बॉडी में करता है, और ये गेहूं में पाया जाता है। अगर लिमिट में खाया जाए और दिन भर में शरीर में फाइबर की मात्रा भी सही तरह से जा रही हो तो ये ग्लूटेन डाइजेस्ट भी हो जाता है।
हाँ, लेकिन अगर आप सारा दिन ग्लूटेन ही खा रहे हैं, पानी भी कम पीते हैं, फ्रूट सैलेड सूप्स ये भी आपके डाइट में ज़्यादा नहीं है, आप फिज़िकली एक्टिव भी कम हैं, बैठे बैठे सारा दिन आपको काम करना है, तो ये ग्लूटेन आपको बाद में ज़रूर परेशानी दे सकता है, क्योंकि ग्लूटेन पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होगा, कुछ पार्ट उसका आपके इंटेस्टाइन में चिपका रह जाएगा है। यही फिर गैस और इंडाइजेशन सारी प्रॉब्लम जिससे होती है। फिर आपको अपने डाइट फाइबर सारा कुछ है, मतलब जो एक बैलेंस डाइट होता है उसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जिनको ऑलरेडी ग्लूटेन इंटॉलरेंस है और फिर भी वो रोटी खाना चाहते हैं, गेहूं की रोटी खाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा उपाय है जवारे का जूस। आप जवारे का जूस पीजिए, वो ग्लूटेन इंटॉलरेंस को कंट्रोल करने में आपके इंटेस्टाइन की हेल्प करेगा। इसके अलावा एक और कारण है कि गेहूं की बालियों को हाइब्रिड किया गया है। हाइब्रिड करने का रीज़न था कि जो नई किस्म की गेहूं बनाई गई है वो कम पानी में और कम जगह पर ज़्यादा पैदावार देती है और ज़्यादा फ़ायदा देती है। उनमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स बन जाते हैं हाइब्रिड करने की वजह से जो इतना इजीली बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते और बॉडी को एक्स्ट्रा एंजाइम बनाने की ज़रूरत पड़ने लगती है और फिर वो डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं। इसका एक सलूशन ये हो सकता है कि आप जो गेहूँ यूज़ कर रहे हैं उसमें एजिंग होने दीजिए, उसे पुराना होने दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फिंगर मिलेट्स या जो भी अदर मिलेट्स की बात की जा रही है जिन्हें सुपर फूड कहा जा रहा है वो हमें नहीं खाने चाहिए। डेफिनेटली हमें अनाज बदल कर ही अपने डाइट में ऐड करना चाहिए। आयुर्वेद ने तो एक ही तरह के अनाज को हमेशा खाते रहने को बहुत निंदनीय बताया है कि अनाज आप बदल के खाओ और सभी तरह के अनाज, सभी तरह के फल, सभी तरह की सब्जियां अपने डाइट में इंक्लूड करो, क्योंकि हर तरह के अनाजों में अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। अगर हम देखें फिंगर मिलेट्स के बारे में, 7.3 ग्राम प्रोटीन और 344 मिलीग्राम कैल्शियम इसमें मिलता है, जो कि अच्छी खासी मात्रा है। इसमें अमाइनो एसिड्स भी अच्छी मात्रा में मिलता है। कोदो में भी 88.3 ग्राम प्रोटीन और 9 ग्राम फाइबर पाया जाता है। और इसी प्रकार के सभी अनाजों में हमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन वाली चीज़ें मिलती हैं, जिसे आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो अगर अलग अलग अनाज खाने से हमें अलग अलग न्यूट्रिशन मिल रहा है तो एक ही तरह का अनाज क्यों खाते जाए और एक ही तरह का न्यूट्रिशन क्यों बॉडी में जाए। हाँ, लेकिन सभी तरह के अनाजों को एक साथ इकट्ठा मिला दिया जाए और एक मल्टीग्रेन अनाज बना दिया जाए, वो भी सही नहीं है। एक बीमार आदमी के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। हेल्दी पर्सन शायद कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद ने इसके लिए हमेशा मना किया है। सबको अलग अलग टाइम पे खाएं। वैसे भी हर अनाज की तासीर अलग है और उसे खाने का समय भी अलग है, यानी कि मौसम। ठंड में बाजरा और मक्का जैसे अनाज ज़्यादा प्रेफर करने चाहिए। गर्मियों में कोदो कुटकी, ये ठंडे अनाज होते हैं। जौ है जो ठंडा अनाज होता है। इसके अलावा किसको कौन सी बीमारी है और उसकी बीमारी के हिसाब से उसे कौन से अनाज ज़्यादा सूट करेंगे और वो अनाज कौन से हो सकते हैं, ये सोच समझ करके डिसाइड करना चाहिए कि हमें कौन से अनाज खाने हैं और कौन से नहीं। ये सब के बारे में आयुर्वेद में डिटेल में बताया है, जिसे हम ज़रूर आगे चल के और भी डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ गेहूँ और चावल को लेकर के आपका डर और कन्फ्यूजन कुछ कम हुआ होगा। अगर इसके अलावा भी आप कोई डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, या मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मुझे वीडियो बनाने में और एनकरेजमेंट मिलेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।